तो हमारे बीच एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। नंदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे खास मंच पर, संगम गौरव सम्मान। और चूंकि आपकी सरकार ने इस गौरव को शिखर तक पहुंचाया है, इसकी प्लानिंग के बारे में सबसे पहले, चूंकि हम प्रयागराज की धरती पर है, तो इसकी प्लानिंग के बारे में अगर कुछ सबसे पहले बता दें। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी थोड़े व्यस्त हैं फोन पर, क्योंकि उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। औद्योगिक विकास से लेकर के निवेश की जिम्मेदारी संभालते हैं। और आपको याद होगा 2023 में जो इन्वेस्टमेंट जीआईएस हुआ था, उसमें 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मिला, जिसे धरातल पर भी उतारने का प्रयास लगातार जारी है। तो यूपी गवर्नमेंट में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर $1 ट्रिलियन की उत्तर प्रदेश इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के कंधों पर है। तो इनका स्वागत होना चाहिए इस तरीके से, तालियों से। और इस तरीके से अब कहा जा रहा है कि एक और जीआईएस की तैयारियों में गवर्नमेंट जुटी हुई है। और नंदी जी से सवाल मैं पूछूंगा कि दरअसल ये तैयारी किस स्तर पर है, क्योंकि कहा जा रहा है पिछली बार 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आया था। तो इस बार का लक्ष्य दरअसल योगी सरकार का, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का दरअसल लक्ष्य क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमें जानना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव आ रहा है, वो सिर्फ किसी मेरठ में, नोएडा में, चाहे लखनऊ में, प्रयागराज में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सामूहिक विकास करने की कोशिश कर रही है, समेकित विकास करने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। और इसलिए नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी बहुत व्यस्त भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम वो निपटा रहे हैं, हमारे बीच आए हैं, उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट किसने किया, इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल कैसे बना, इसे समझना पड़ेगा। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बहुत बेहतर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया योगी गवर्नमेंट ने। और इसके बाद जो है जीआईएस हुआ 2023 में, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव हैं वो 40 लाख करोड़ के बराबर आए। और इसके बाद जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसने प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की जो ब्रांडिंग जो है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांडिंग कर दी। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां किस तौर पर सोची गई और जो उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ वो कितना शानदार है, क्योंकि नंदी जी यहीं से आते हैं और यहाँ के तैयारियों के बारे में आप बहुत बेहतर से बताएं। सबसे पहले सर, कुंभ को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी आप लोग गवर्नमेंट पर थी, चूंकि आप यहीं से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी थी। क्या तैयारी और कितना प्रेशर था? देखिए, प्रयागराज महाकुंभ 2025, जिसकी देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। और आज अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में। और आज प्रयागराज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है, क्षण है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें मुख्य अतिथि थे, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे माननीय न्यायमूर्तिगण, कई स्टेट के चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तिगण, पूर्व न्यायमूर्तिगण, सब लोग उपस्थित थे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पार्किंग के साथ, एडवोकेट के चैम्बर्स, जो वादी है, मुकदमा लड़ता है, उसकी भी सहूलियत, बैठने की व्यवस्था। तमाम वक्ताओं ने, माननीय न्यायमूर्तिगण ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं पूरे देश के कई स्टेट में गया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा जो आज लोकार्पित हुआ है उत्तर प्रदेश के जनमानस को।
तो इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश वासियों को और ख़ासतौर से प्रयागराज वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 2000 से ज़्यादा 4 व्हीलर, 1500 से ज़्यादा 2 व्हीलर और कई 100 चैम्बर्स और माननीय जज के बैठने की व्यवस्था, उनके लिए एडवोकेट के लिए, सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर और अत्याधुनिक मतलब एक्सीलेटर वाली सीढ़ी, पैदल चल रहे हैं तो भी तेज़ी से चलें, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था और पूरा वातावरण अनुकूलित। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं प्रयागराज कहते हैं को कह सके प्रयाग प्रभाव, और महाकुंभ जहाँ 66 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं, स्नान करके जाते हैं और सकुशल वो संपन्न होता है, जिसकी आज भी पूरी दुनिया में चर्चा है। और सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं। सभी परिवार ने कोशिश की हम पहुँचे, जो नहीं पहुँचा अपने परिवार के लोगों के लिए यहाँ से 5-5 लीटर 10-10 लीटर गंगा जल लेकर के गया कि उन लोगों को भी हम वहाँ पर माँ गंगा जमुना सरस्वती का आशीर्वाद दिलाने का, देने का काम करेंगे। प्रयागराज की महाकुंभ के नाते कह लीजिए, न्याय का मंदिर हाई कोर्ट के नाते कह लीजिए, प्रयागराज का विश्वविद्यालय जहाँ से कई प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भी दिए हैं यहाँ से, और कई साले सीनियर पोस्ट पर चाहे न्यायमूर्तिगण हों, चाहे सिविल सर्विसेज में हों, प्रयागराज ने देने का काम किया है। तो प्रयागराज की महिमा का वर्णन मैं समझता हूँ कि टेलीविज़न पर और ऐसे घंटे आधे घंटे के इंटरव्यू में तो नहीं कहा जा सकता। प्रयागराज के बारे में जितना जानें, जितना कहें, मैं जितना यहाँ से बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग खुद भी जानते हैं। यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो बहुत कुछ तो इस पर मैं समझता हूँ कि केवल इस पर चर्चा करते रहेंगे तो काफ़ी समय चला जाएगा। नंदी जी, आपने ब्रांडिंग उत्तर प्रदेश की बहुत की, आपने देश से लेकर के विदेश में, और उसी का नतीजा रहा कि 2023 जीआईएस में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। मुझे लगता है कुंभ के बाद इतनी ब्रांडिंग करने की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए, ब्रांडिंग जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी खूब बढ़िया ब्रांडिंग कर दीजिए। ब्रांडिंग के दम पर एक बार आदमी ले गया और ले जा कर के उसको इस्तेमाल किया, खाने की चीज़ है खाया, साबुन है, शैम्पू या कुछ भी है, तो उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद दोबारा नहीं लेता अगर अच्छा नहीं है। तो प्रोडक्ट में दम होता है तभी दोबारा उसको पसंद किया जाता है, लिया जाता है। उसकी ब्रांडिंग, कितना ब्रांडिंग कर सकते हैं? कुंभ की क्या ब्रांडिंग हुई? कुंभ की ब्रांडिंग आप, हम और सब थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी के बेटे आए थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आए, फिर उनकी बहू आई, फिर उनके बेटे, यंग कपल, मतलब 28 साल 25 साल के कपल आए। मतलब नागपुर से मैंने देखा कि बड़ी संख्या में नई शादी जिनकी हुई है, अभी एक बच्चा है, किसी को बच्चा नहीं है, वो भी दौड़ दौड़ कैसे कुंभ में आने की दीवानगी थी। तो जो आदमी यहाँ से आके गया, मुझे वहाँ के डिप्टी सीएम बता रहे थे कि मेरे स्टेट का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ के लोग कुंभ ना आए हों। आप जानते हैं, आप देखें हैं, बल्कि टेलीविज़न पर और न्यूज़ समाचार पत्रों में ये दिखाया गया कि लंदन से ज़्यादा महंगी टिकट थी प्रयागराज की। तो जितने लोग प्रयागराज फ्लाइट से आ सकते थे उन्होंने बुक कर लिया, जितने लोग ट्रेन से आ सकते हैं उन्होंने बुक कर लिया, जितने लोग बस से आ सकते हैं उन्होंने बुक कर लिया। जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे बस रोड की कनेक्टिविटी हो, उन सब पर जब टिकट नहीं मिला तो लोग अपनी गाड़ियों में भर भर के आए, 3-3 4-4 गाड़ी का काफिला लेकर के आए। तो
ये जो उपलब्धि थी, ये उपलब्धि जो यहाँ से गया एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, और उस एक्सपीरियंस को जब शेयर किया तो और बड़ी संख्या में लोग आए। तमाम वो लोग जो पहले दिन से जब कुंभ की तैयारी हो रही थी, तो अखिलेश यादव जी तैयारी के समय भी उल्टा लिखने का काम कर रहे थे, राहुल गांधी तैयारी के समय ही उल्टा लिखना के काम कर रहे थे। जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, सनातन धर्म को का माखौल और मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों ने बहुत खलल मचाने की इसमें कोशिश की। लेकिन आप देखिए, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई थी, उसके बाद तो और भीड़ आ गई। यानी इन लोगों के दुष्प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों के मन में था कि हम गंगा जी में जाएं और माँ गंगा जमुना सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के एक डुबकी लगा करके आए। आपने ब्रांड का जिक्र किया, और ब्रांड अगर खराब हो तो दोबारा लोग नहीं लेते, इसका जिक्र किया। तो कहा यह जा रहा है कि भाई आप तैयारी में जुट गए हैं दोबारा से जीआईएस की, थर्ड जीआईएस की। ये क्या तैयारी है और क्या लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? देखिए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अभी हम लोगों ने किया था, और लगभग 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। जो हमने जीआईएस की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने पूरी दुनिया के 17 बड़े देशों को टारगेट किया, और दुनिया के जो बड़े 17 देश से उसमें से 21 जो मेजर सिटी थी, उस 21 मेजर सिटी में हम लोगों ने प्लान किया। डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, उस नेतृत्व में एक मंत्री समूह बना, एक कैबिनेट मंत्री, उसके साथ राज्य मंत्री, फिर कुछ ऑफिसर, इस तरह की 9 टीमें बनी जी। और 9 टीम बन करके दुनिया के 17 देशों में और 21 मेजर सिटीज़ में हमने जब रोड शो किए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर इतना उत्साह था लोगों में। जहाँ भी हम गए, हमें हाथों हाथ लिया गया। एक मदरसन्स कंपनी है, यहीं दिल्ली में उन्होंने शुरुआत की थी। आज दुनिया भर में ये जो बैग मिरर, चाहे वो BMW में लग रहा हो, चाहे मर्सरीज में लग रहा हो, यहीं दिल्ली से शुरुआत करके आज दुनिया भर में सैकड़ों से ज़्यादा उनकी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है वो। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां, जहां मैं एक बात करूं, ऐसे रिमझिम इस्पात है, यहाँ पर हम लोग गए वहाँ बेल्जियम में, तो वहाँ चर्चा हो रही थी, भैया वो हमारे मतलब पार्टनर हैं, हमसे माल लेते हैं, कोई कहता है हमें माल देते हैं। इस तरह से बहुत सारी कंपनियों का, तो जो भारत के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से इस देश की बागडोर आई है, तो भारत की चमक और धमक पूरी दुनिया में बढ़ी है, और वो दिखाई दे रही है, वो महसूस की जा रही है। उसी का कारण था कि जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निकले 9 टीम बनाकर, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग यूके चले गए, कुछ लोग यूरोप चले गए। ऐसे ही हम लोगों ने जब 9 टीम बना करके गए, तो वहाँ पर हाथों हाथ लिया गया, और जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, उसमें 33,50,000 करोड़ के MOU प्राप्त हुए। 33,50,000 करोड़, 33,50,000 करोड़ का MOU प्राप्त हुआ। और 33,50,000 करोड़ के जो MOU प्राप्त हुए, उसमें हमारी 9 टीम थे, हमारे मिनिस्टर्स गण गए थे, हमारे अधिकारी गण गए थे। उसके बाद जब हम आए देश में, तो देश के 10 बड़े महानगरों में हम और माननीय मुख्यमंत्री जी मुंबई गए। मुंबई में इन्वेस्टर समिट की, और इन्वेस्टर समिट में चाहे गोदरेज हों, चाहे टाटा हों, चाहे अंबानी हों, चाहे अडानी हों, सभी लोग, सभी देश के महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज, चाहे कुमार मंगलम बिरला साहब हों, ऐसे सभी लोग वहाँ पर आए। सबके सामने हम लोगों ने अपने जो इंसेंटिव है, हमने जो पॉलिसी बनाई, पूरी दुनिया की पॉलिसी का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया। हमने कहा पूरी पॉलिसी का गहनता से अध्ययन करने के बाद देश और दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव पॉलिसी बनानी। सबसे अट्रैक्टिव पॉलिसी बनाने का ही नतीजा रहा कि 33,50,000 करोड़ के MOU प्राप्त हुए। दुनिया की जो 17 देश, 21 सिटीज़, फिर उसके बाद देश के 10 बड़े महानगरों में, और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने रोड शो किए। 75 जिलों में हमने रोड शो किए, तो 33,50,000 करोड़ का MOU प्राप्त हुआ। 33,50,000 करोड़ के MOU के बाद फिर हम उसको धरातल पर उतारने पर लग गए। उसके बाद जो बढ़ करके आज 40 लाख 42 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका, तो वो ये दर्शाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा जीता है,
विश्वास जीता है। इस वजह से जो लोग बढ़ करके आए, 7-8 लाख करोड़ के जो बढ़ करके आए, ये उस भरोसे का परिणाम है। जो लॉ एंड ऑर्डर, जो हम लोगों ने गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का काम किया, जो हमने माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया, और माफियाओं को समूल नाश करने का जो बीड़ा उठाया गया, उस पे दिन प्रतिदिन लगातार उन पर प्रहार करके इस देश को माफिया मुक्त बनाने की दिशा में हम ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 7-8 लाख करोड़ रुपए का हमें और एमओयू प्राप्त हुआ। तो ये भरोसा है, विश्वास है। मैंने कहा ना कि ऐसे ब्रांडिंग करने से नहीं होता, ये ब्रांडिंग करने से नहीं हुआ, ये भरोसा और विश्वास। अभी तक हम लोग 4,000-4,500 करोड़ रुपए इंसेंटिव बांट चुके, 4,000-4,500 करोड़ रुपए इंसेंटिव बांट चुके। इंसेंटिव बांटे मतलब इंडस्ट्री लगी, चल करके उन्होंने जीएसटी जमा किया, वो रिम्बर्स कर रहे हैं। अभी जो हम 4,000-4,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बांट चुके हैं, वो भी इस बात का प्रमाण है कि हमने जो कमिटमेंट लोगों से किया था। हमारी पॉलिसी, अभी हम एक्सपोर्ट पॉलिसी बना रहे थे। एक्सपोर्ट पॉलिसी की मेरे सामने मेरे अधिकारियों ने मुझे प्रेजेंटेशन दिया। एक ऐसी योजना थी, उसमें पहले हम 50,000 दे रहे थे, 50,000 रुपये दे रहे थे, फिर हम लोगों ने 1.5 लाख, हमारे अधिकारियों ने बताया कि हमने 1.5 लाख कर दिया। तो हमने 1.5 लाख कर दिया, तो वो होता है ना कि कौन सा स्टेट कैसे दे रहा है और कहाँ पर है। तो हमारे अधिकारियों ने कहा नहीं, हम 50 लाख दे रहे थे, 3 गुना बना दिए, 1.5 लाख देने लगे। हमने कहा कौन सा स्टेट हमसे आगे है, तो बोले राजस्थान हमसे आगे है, वो 2.25 लाख दे रहा है। हमने कहा 3 लाख करो भाई, देश में सबसे आगे यूपी को होना चाहिए। देश की जो पूरी आबादी है उसका 20-25% हम हैं, और हमारे पास एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट थे, एक लखनऊ और एक बनारस। प्रयागराज कभी भी चलती थी, कभी भी कैंसिल हो जाती थी। गोरखपुर कभी भी चलती थी, कभी भी कैंसिल हो जाती थी। और आज बताते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें, 16,000 किलोमीटर का रेल की कनेक्टिविटी है हमारे पास। अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, तो 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास सड़क का नेटवर्क है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2022 में उद्घाटन किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया तो 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। पूरे देश के एक्सप्रेसवे का कुल जो पूरे देश में एक्सप्रेसवे है उसका 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में। आज हम 6 एक्सप्रेसवे के साथ हैं, 11 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और आपको बताना चाहते हैं गंगा एक्सप्रेसवे, जो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनना था, उसको हम गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से जेवर एयरपोर्ट तक भी ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही साल के अंदर देश के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। आज हमारे पास 1153 किलोमीटर नदियों का किनारा है। उसका किनारा होने के पास हमारे पास पानी है, हमारे पास उपजाऊ जमीन है, हमारे पास 25 करोड़ आबादी की वजह से खपत का सबसे बड़ा मार्केट है, हमारे पास मेन पावर है बड़ी और अच्छी सस्ती मेन पावर है। इसलिए दुनिया भर की कंपनी, अगर मैं कह सकता हूँ दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन, सबसे सुरक्षित डेस्टिनेशन इंडस्ट्री लगाने के लिए भारत है, तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके उभरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन करके उभरा है इंडस्ट्री लगाने के। मंत्री जी, निवेश लगातार आ रहा है। 2019 में निवेश 8 लाख करोड़ था, तो 2024 में 40 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन आपको लगता है आगे आने वाले दिनों में, यानी 2027 की बात करें, तो लोग इस निवेश पर, इस विकास पर ही वोट देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी बात आती है तो जाति और धर्म पर अटक के रह जाते, तो जो वोट मिलेंगे, क्या लगता है इस विकास, इस निवेश पर ही मिलेंगे? देखिए, इसकी जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इस सवाल पे गंभीरता से 30 सेकंड के लिए ऐसे आंख बंद करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें दिखाई पड़ने लगेगी। मैं इस देश के जनमानस का बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में केवल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तो गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, गुजरात मॉडल, गुजरात के विकास के मॉडल की चर्चा हुई, और पूरे देश ने झूम करके वोट दिया और प्रचंड बहुमत के साथ इस देश की बागडोर
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी, और नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा कि उन्होंने मत्था टेक करके, सिरदा पड़ करके जब उस मंदिर में घुसे, जो लोकसभा प्रांगण में वो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक की तरह आपकी सेवा करूंगा, और उन्होंने उसको निभाने का काम किया। और हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति ने उनका सपोर्ट किया, और उन्होंने लगातार काम किया। और उसी काम का नतीजा रहा 2014 से 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बार सपा, एक बार बसपा, एक बार सपा, एक बार बसपा। इससे जनमानस इतना त्रस्त हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, कोई ये नहीं चाहता था कि रेल कनेक्टिविटी अच्छी हो, कोई ये नहीं चाहता था कि हॉस्पिटल्स अच्छे आए, इंडस्ट्री आए। सबके मन में था नोट कैसे बढ़े और वोट कैसे बढ़े, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो। लेकिन 2014 से 17 तक जब प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उस विकास मॉडल को लोगों ने सराहा, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीटों के साथ हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहे। आप सब टीवी में, ये सारे जागरूक लोग बैठे हैं, टेलीविजन में देखते हैं, ऐसी गोल विधानसभा है। उस गोल विधानसभा में जैसे हैप्पी बर्थडे का एक हम लोग अपने घर में केक लाते हैं, केक की स्लाइस काटें, तो स्लाइस में सपा, बसपा और कांग्रेस थी, बाकी सारे में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल थे। तो 2017 में, जब 2014 से 17 तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया, 2017 में हम आए, डबल इंजन की सरकार ने काम किया, 2022 में भी फिर से हम आए। अब जनता ने ये झूठे वादे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, इन सब को नकारने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभाल रहे हैं, और मेरा पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। राहुल गांधी जी क्या करते हैं? राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के अपने देश के लोगों का अपमान करने का काम करते हैं। जहां प्रधानमंत्री जी एक और सभी दलों को सर्वदलीय बैठक करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, या जो देश में परिस्थिति चल रही है, जो वो घटना हुई थी, जो हमारे पहलगाम में हमारे निहत्थे भाइयों को, बहनों को वहाँ पर जिस तरह से हमारे सिंदूर को उजाड़ने का काम किया गया था, आतंकियों के द्वारा कैरतापूर्ण हमला किया गया था, उस पर बैठक कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक करके उनको जानकारी दे रहे हैं, और सब लोगों को एकजुटता एकदम साथ दिखाई देनी चाहिए, दिखाई पड़नी चाहिए। सबने साथ भी दिया। और जहां हमारा एक और पूरा डेलीगेशन जाकर के विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर सेना के मनोबल को हतोत्साहित करने के लिए एक तरफ पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, तो राहुल गांधी उस पर प्रश्न खड़ा करके हमारे सेना को भी, सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को जनता कभी माफ़ करने वाली नहीं है। इसी तरह से अखिलेश यादव जी भी इसी तरह कर रहे हैं। तमाम ऐसी बातें करेंगे जैसे उनका मुस्लिम वोट खुश हो जाए और उनको मुस्लिम वोट मिल जाए और फिर से वो सत्ता में आ जाए। क्या है आप बताइए, भारत की परंपरा क्या है? कोई अपने बाप को मारकर, अपने बाप से छीन करके गद्दी लेता है क्या? अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्या किया? आप देखिए, मुलायम सिंह जी की बनाई हुई पूरी जो एक गद्दी थी, पूरी जो जागीर थी, अपने पिता को ही लात मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, अपने चाचा को धक्का मार के उधर भगा देना, तो निश्चित रूप से उनका जो आदर्श है, उनका जो मानना है, वो मुगल जैसे करते थे कि अपने बाप को मरवा करके हमने गद्दी ले ली, तो ये सारा कुछ निश्चित रूप से अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये विपक्ष का जो ये कारनामा है, ये किसी भी हालत में चाहते हैं कि मैं तुष्टीकरण की बात करके, तुष्टीकरण को महिमा मंडित करके और सनातन को अपमानित करके हम सत्ता हासिल कर लें, और सत्ता को हासिल करने में जो भी कुछ भी ये कर रहे हैं, इनके कोई काम नहीं आने वाला है। 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। नंदी जी, आपने चूंकि अखिलेश यादव का नाम लिया, तो अखिलेश यादव को जो इन्वेस्टमेंट, जो प्रस्ताव आए और जो ग्राउंड पर है, इंसेंटिव की भी आप बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट और इससे जनरेट होने वाला रोजगार क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो बार बार सवाल खड़े करते रहते हैं, उनकी पार्टी के लोग खड़े करते रहते हैं कि भाई 40 लाख करोड़ का प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन धरातल पर कहाँ है? अब धरातल पे उनको कैसे दिखाई पड़ेगा? देखना चाहिए। देखिए, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने का काम किया है डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जहां गुंडागर्दी, जहां हंसी मजाक और
मजाक मजाक में बोलते थे उत्तर प्रदेश उल्टा प्रदेश, बीमारू प्रदेश कहते थे। आज उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी अभी आपने हाल में देखा कि हम जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज आप देखिए कि ड्रोन से क्या यूपी में सोच सकते हैं कि यूपी में बम्बई में बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ आदमी ड्रोन से ज़मीन देखता है कि ये हमारी ज़मीन है, उसके सारे पेपर साइन होते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है और बनाना शुरू करता है, और बहुत ही कम समय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में हम लोग शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लोकार्पित करने का काम किया, उद्घाटन करने का काम किया। आज गोरखपुर में हमने वरुण बेवरेज पेप्सी का प्लांट लगाया, वो शिलान्यास ही नहीं किया, उसका उद्घाटन कर दिया। अभी प्रयागराज में भी पेप्सी का प्लांट लग रहा है 1200 करोड़ रुपए का। अभी बिस्लरी को हमने ज़मीन दिया, उसका भी 270 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी जेके सीमेंट 20 लाख टन का, यहीं 20 लाख टन का प्रोडक्शन 20 लाख टन का हो रहा है। 2024 में हमने उसको लोकार्पित करने का काम किया। 2021 में उन्होंने अलीगढ़ में लगाया, 2018 में हमीरपुर में, तो इनके 3 प्लाट हो गए। हमने बल्कि उस दिन भाषण में कहा ऐसे ही कि भाई 2018 में आपने एक लगाया, 2021 में एक लगाया, 2024 में एक लगाया, 2027 के लिए मेरी शुभकामना है, जल्दी से यूपी में एक और प्लांट आप लगाइए। तो कहाँ उनको दिखाई पड़ेगा? वो तो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। देख तो जनता रही है, देख जनमानस रहा है। अभी उपचुनाव हुए थे, आपने देखा कैसा उपचुनाव में इनका सुपड़ा साफ हुआ है। तो निश्चित रूप से जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस धूप में भी, इस तरह के टेम्परेचर में भी, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि संगठन सेवा ही संगठन है, तो सेवा लोगों की करना है। जब कोविड के समय लोग कराह रहे थे, कोविड के समय एक दूसरे को छूने में दूरी बनाए हुए थे, तब हमारे कार्यकर्ता कहीं साबुन बांट रहे थे, कहीं स्लीपर बांट रहे थे, कहीं खाना बांट रहे थे, खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। तो निश्चित रूप से सेवा ही संगठन है। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हम लोगों को सीख देते हैं, हमारा संगठन दिन रात 24 घंटे और 24/7 काम कर रहा है, बूथ बूथ तक। आज ना बसपा दिख रही है, ना सपा दिख रही, ना कांग्रेस दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और अगर मैं किसी अभी अपने यहाँ के कार्यकर्ता को बुलाऊंगा तो एआई के माध्यम से बता देगा कितने बूथ पर आज अहिल्याबाई होलकर जी की जन्मतिथि मनाई गई है, वो भी हम अभी आपको बता देंगे। मतलब इतना इक्विप्ड कर रखा है हमने अपने कार्यकर्ताओं को। नंदन जी, बाकी सवाल तो हैं, लेकिन मेरे जहन में थोड़ा सा हटके एक सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ख्वाब है, सपना है कि भाई उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो, अगर हम देश को 3rd नंबर पर ले जाना चाहते हैं तो। गवर्नमेंट बनी और आपको बहुत महत्वपूर्ण विभाग औद्योगिक विकास और निवेश की जिम्मेदारी दी। आप कभी बैठ के सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको ये बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? अब देखिए, पता नहीं यहाँ कितने लोग सहमत होंगे इस बात से, भाई किसी के पेट में दर्द हो रहा है, माने किडनी की प्रॉब्लम है, उसको हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएंगे तो कहाँ इलाज होगा? ब्रेन में, सर में दर्द हो रहा है, उसको जाएंगे कि नहीं भाई हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाएं कि ब्रेन की प्रॉब्लम है, क्या है, तो क्या इलाज होगा? तो निश्चित रूप से जो इंडस्ट्री मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय JP नड्डा जी का, BL संतोष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमें ये कार्यभार दिया। और मेरी कोशिश रहती है, आप यहाँ बैठे तमाम लोग और आप मीडिया के भी साथी अगर निकाल करके देखेंगे तो मेरी पर डे की 400 किलोमीटर की यात्रा है। 400 से कभी 500 हो जाती है, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो 400 से कम नहीं होगा। मान लीजिए 2 दिन हम कहीं बैठ गए, 2 दिन प्रयागराज रह लिए, 2 दिन लखनऊ रह लिए, तो तीसरे दिन जहाज और हेलीकॉप्टर मिला करके 2000 किलोमीटर चल लेते हैं। अगर एवरेज निकालेंगे तो 400 किलोमीटर से कम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं इंडस्ट्रिस्ट हूँ,
मैंने इंडस्ट्री की एक एक बारीकी, एक एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, महसूस की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आप इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन खरीद लें, ज़मीन आपने रजिस्ट्री करा लिया, भाई आपको 4000 मीटर एक ज़मीन, 1 एकड़ एक आपने ज़मीन खरीद ली, अब चले आप इंडस्ट्री लगाने के लिए। जैसे ही वहाँ पर गए और फड़ुआ, तब तो पहले तो जेसीबी वगैरह नहीं था, फड़ुए से नींव खोदते थे। जैसे ही 2 फड़ुए से नींव खोदा, एक आदमी आया, लेबर को 3-4 पड़ाका मारा, भाई क्या कर रहे हो, ये तो हमारी ज़मीन है। तो कहता था नहीं भैया, हम तो ये देखिए यूपीएसआईडीसी से रजिस्ट्री करा करके लाए। तो कहता था भाई मेरे पिताजी की ज़मीन है, अभी ये तो मेरा पैसा ही नहीं दिया यूपी सीडा ने, भागो यहाँ से। यूपी सीडा जाते थे तो यूपी सीडा के अधिकारी कहते थे भैया वो सब गुंडे बदमाश है, जाकर उन्हीं से समझो। तो 5 लाख 10 लाख रुपया उसको दे करके तब जा करके नींव खुदती थी। और जैसे ही नींव खुदी, कोई आता था, गिट्टी मेरी गिरेगी, बालू मेरी गिरेगी, सीमेंट तो हम ही से लेना पड़ेगा, ईंटा तो हमारे भट्टा से आएगा। अगर दूसरी जगह 5000 में तो 6000 में देता था, मजबूरी बस लोग लेते थे। आज किसी गुंडे और माफिया की हैसियत नहीं है कि ये कर दे। अगर वो करता है तो आप सब इस बात के गवाह हैं, कुछ बहुत दूर चले गए हैं जहां से आना असंभव है। गुंडे माफियाओं पर इतनी सख्त कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से तो इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस किस ऑफिस में किस किस तरह की परेशानियां होती है, तो जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता था उसको ये जिम्मेदारी दी गई। मैं आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ अपने सीनियर लोगों पर, और मैंने कोशिश की है कि मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतरूँ और जिम्मेदारी से उन जिम्मेदारियों को करूँ। मैंने जैसे ही अपना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, मुझे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एनआरआई और सब मुझे ये डिपार्टमेंट मिला, तो मैंने चार्ज लेते ही अपने अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों से कहा सुनो भाई, हमें इंडस्ट्रीज को सुविधाएं मुहैया करानी, हमें इंडस्ट्रीज को कहीं भी किसी तरह की समस्या ना आने पाए, इसके लिए काम करना है। तो हमने कहा देखिए आप सब में बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। उस समय हमारे साथ नवनीत सहगल थे, उस समय अवनीश अवस्थी जी थे हमारे साथ, अरविंद कुमार जी जो पूर्व प्रमुख सचिव गृह रह चुके वो थे, ऐसे सभी सीनियर, रितु महेश्वरी, मयूर महेश्वरी, सीनियर ऑफिसर सभी लोग थे। हमने उनसे बुला करके कहा कि देखो भाई, पहले ज़माने में बजाज सुपर स्कूटर या प्रिया स्कूटर बुक करा देते थे 500 रुपये देकर। 5 साल 7 साल के बाद नंबर आता था। जब नंबर आता था तो कोई बगल का पैसे वाला व्यक्ति कहता था कि भाई 10,000 ऑन ले लो, हमको दे दो। गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर बुक करा देते थे। 2 साल 5 साल 7 साल बाद के नंबर आता था, तब कोई कहता था, कोई रिश्तेदार पैसे वाला, वो कहता था भैया तुम हमसे इतना पैसा ले लो, ये हमको दे दो पर्ची। हमने कहा ज़माना बदल गया है, आज ये इतने सारे लोग बैठे हैं, ये कोई भी आदमी चला जाए, चाहे महिंद्रा के शोरूम में स्कॉर्पियो लेने, चाहे टाटा के शोरूम में टाटा जगुआर लेने हो, टाटा सफारी लेनी हो, और चाहे मर्सिडीज लेनी हो, और चाहे BMW लेनी हो, चले जाइए तो आपका नाम, फ़ोन नंबर, पता सब कुछ लिख लेता है, दिखाता है, चला के दिखाता है, इंटीरियर दिखाता है। उसके बाद आप घर चले आते हो तो फ़ोन आता है, भैया आप ले लीजिए, इस समय ये ऑफ़र चल रहा है, आपको एसेसरीज फ्री दे देंगे, मैटिन फ्री दे देंगे, तमाम तरह के ऑफ़र देता है। अगर आप मर्सिडीज खरीद करके घर आ गए और आप बताते हैं कि नहीं भैया हमने मर्सिडीज ले ली है, तो भी वो BMW आपके दरवाजे लेकर के चलाता, आप बोलते भैया मैंने खरीद लिया, मुझे क्या करना है? नहीं, आप एक्सपीरियंस ले लीजिए कि मर्सिडीज चला रहे हैं और ये BMW चला रहे हैं, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, आप किसी को रिकमेंड कर दीजिएगा। तो ज़माना बदल गया है। अब हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए क्वेरी कर ले, इंडस्ट्री लगाने के लिए वो क्वेरी कर ले कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, तो हमने उद्यमी मित्र तैयार किए हैं। हर जिले में, प्रत्येक जिले में एक एक उद्यमी मित्र दिए हैं कि जब तक उसकी इंडस्ट्री लग ना जाए, उसको हैंड होल्डिंग करके उसके एक एक पेपर को पूरा कराना है ताकि इंडस्ट्री लग जाए। वो पुराना ज़माना नहीं कि वो ऑन चल रहा है, ब्लैक चल रहा है। इंडस्ट्री लगाने वाले के हमारे पीछे नहीं भागे, एक एक टेबल पर वो नहीं जाएगा। इंडस्ट्रिस्ट
आकर के एक टेबल पर बैठ जाएगा, उसकी फाइल लेकर के हमारे ऑफिसर, हमारे लोग एक एक टेबल पर लेकर के उसको इंडस्ट्री का फाइल दे दें। इस तरह की व्यवस्था हमने की है। अब इस व्यवस्था में हम 100% सफल हो गए हैं, 100% सफलता मिल गई है, ये हम पूरी गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन इसका हमने प्रयास किया है। आज आप देख रहे हैं, खाकी को किया खाकी ने गिरफ्तार। मैं कानपुर में प्रभारी था, 1.5 कुंटल चांदी लूटने में एक दरोगा इन्वॉल्व था, तो दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। खाकी को किया खाकी ने गिरफ्तार। आप सुन रहे हो, विजिलेंस ने बैंक मैनेजर को किया गिरफ्तार। सुन रहे हैं तो आपकी जोरदार तालियां चाहता हूं। और अगर सही कह रहा हूं तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। सही कह रहा हूं तो फिर से बजाओ। ये ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चाहत, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि हम एक ऐसी व्यवस्था दें, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था दें कि किसी भी तरह से कोई भी अधिकारी किसी भी इंडस्ट्रीज का और किसी भी हमारे प्रदेशवासी और देशवासी का शोषण ना करना पाए। अगर शोषण करता है तो उसको सजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। नंदी जी, एक आखिरी सवाल। आप 2027 जीतने की बात कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, कौन से 4-5 ऐसी चीज होंगी जिसके आधार पर जो वोटर्स हैं वो आपके साथ इंटैक्ट रहेंगे? देखिए, लंबे समय तक कांग्रेस ने काम किया और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने किस तरह से लूटने का काम किया, किस तरह से लूट खसोट और किस तरह से एक अव्यवस्था फैला करके रखी थी कि आज तक उनका लौटने का अगर ना समय आया है ना आएगा। अगर कोई कहे कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो लोग हंसने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे। जो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, जब से चुनाव हो रहा है, एक समय तक कांग्रेस थी, उसके बाद कांग्रेस की क्या हाल है। कांग्रेस में लड़ाई होती है टिकट लेने के लिए, टिकट लेने के लिए लड़ाई होती है। तो लड़ाई इसलिए नहीं होती कि हम टिकट पा जाएं और चुनाव जीत जाएं। लड़ाई इसलिए होती है टिकट लेने में कि पार्टी से पैसा मिलेगा, स्कॉर्पियो खरीद लेंगे, मकान बनवा लेंगे, चुनाव जीतें चाहे हारें, इसलिए टिकट के लिए लड़ाई होती है। बसपा में पैसे का खुला खेल, किस तरह से टिकट किस तरह से बेचे जाते हैं, किस तरह से बोली लगाई जाती है। एक आदमी 50 लाख दे करके टिकट ले आया, कोई दूसरा पहुंचा कि 1 करोड़ दे रहे हैं तो उसका टिकट कटा, कहें 1 करोड़ तुम जमा कराओ, जिसको 50 लाख दिए थे उसको जाओ वापस करके आओ। अब 1 करोड़ वाला काम कर रहा है, पता चला कल कोई 2 करोड़ वाला आ गया तो 1 करोड़ का वापस, 2 करोड़ वाले को टिकट मिल गया। तो जहां पार्टियों में इस तरह का घमासान मचा हो कि पार्टी पैसे दे देगी, टिकट मिल जाए, चुनाव जीते हारे से मतलब नहीं, मकान बन जाएगा, गाड़ी ले लेंगे, हवा पानी बन जाएगी, चंदा मिल जाएगा। और एक तरफ जहां पैसे से ही टिकट मिल रहा है, पैसे से टिकट कौन लेगा। फूलपुर में रहता था, मुंबई चला गया, वहां गौकसी के काम में लग गया, शराब माफिया बन गया, पैसे दिया, यहाँ टिकट ला करके फूलपुर में लड़ रहा है, तो थोड़ी उसको कोई वोट देने वाला है। जो संघर्ष किया है, जो यहाँ पर लड़ रहा है, जो यहाँ पर पब्लिक के साथ रहा है, उसको टिकट मिलता तो जरूर उनके साथ रहते। तो ये कांग्रेस बता दिया हमने, बसपा बता दिया, अब सपा का सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी में पहले खुद के बाद चाचा भतीजा, चाचा भतीजा के बाद बुआ के लड़के, मौसी के लड़के, मामा के लड़के, और जब इससे निकल पाए तो जाति तक सीमित रह गए, जाति तक सीमित रहे। पहले खुद, फिर परिवार, परिवार के बाद जाति, और जाति से निकल पाए तो तुष्टीकरण की राजनीति करके केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। यहाँ पर ये टोपी लगाए हुए और ये नकाब पहने हुए बहनें दिख रही हैं, ऐसे दिल पर हाथ रख करके बोलें। इनको केवल डराया गया कि भाजपा आएगी, काट डालेगी, मार डालेगी, खत्म कर देगी। बताओ कौन, किसको काट डाला गया, किसको मार डाला गया, और बताओ ऐसे दिल पर हाथ रख करके कितनी विधवाओं को पेंशन मिल रहा है, कितने लोगों को मकान मिला है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, ये उद्देश्य हमारा ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, गरीब बस्ती में चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में चले जाएंगे तो देखेंगे ना जाने कितने लोग हैं जिनको मकान मिला है,
ना जाने कितने लोग हो जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम लाभ मिल रहे हैं और किसी की जाति नहीं पूछा जा रहा, किसी का धर्म नहीं पूछा जा रहा, किसी का मजहब नहीं पूछा जा रहा है। ये हमारा ठोस आधार है कि हमने काम किया है, उस काम के बल पर हमें लोग वोट देंगे और हम फिर चुन करके आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नंदी जी, हमारे कार्यक्रम पर आए और संगम गौरव सम्मान के मंच को आपने भी चार चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप आए और आपने आगे क्या रणनीति रहने वाली है 2027 में, क्यों बीजेपी को लोग वोट देंगे, इसका भी उन्होंने मकसद बताया है, उसका भी लक्ष्य बताया है, क्यों निवेश लगातार बढ़ रहा है, क्या रोड मैप रहा है और कैसे निवेश आया और कैसे निवेश को अब धरातल पर उतारा जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि ना सिर्फ शिलान्यास बल्कि उद्घाटन भी इसी सरकार में ही हो रहा है और यही वजह है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने के लिए पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। 2027 तक प्रदेश में 100 लाख करोड़ रुपए निवेश लाने का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमेगा नहीं, इसका वादा किया है नंदी जी ने। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अब लगातार दुनिया भर में अपना परचम लहरा रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी इन्वेस्टर समिट होने वाला है जिसमें भारी निवेश आएगा और जो विदेशी कंपनी है वो भी आएंगी और इसी वजह से रोजगार भी बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश का नाम और आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार इसी मकसद से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से निवेशक सम्मेलन की तैयारी में भी लग गई है, जिसका जिक्र नंदी जी ने किया और ये भी कहा कि प्रदेश सरकार इस बार के वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 60 लाख करोड़ रुपए के निवेश को हासिल करेगी। महाकुंभ का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे महाकुंभ में एकता का भी संदेश गया और लोग किस तरह से जुड़े। और हमारे कार्यक्रम का भी यही मकसद रहा, संगम गौरव सम्मान का, कि प्रयागराज ने जो नाम रोशन किया, यहाँ के लोगों में जो एकजुटता दिखी, यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कितनी योग्यता रही है और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, कैसे वो लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं और प्रयागराज का जो नाम है वो आगे रोशन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का वक्त आ गया। और हमारे कार्यक्रम को भी सफल बनाने में इन लोगों का ही हाथ है, इनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था। इसलिए मैं हमारे सहयोगी कुंदन जी से कहूँगी कि इन सभी को सम्मानित करें। तो मैं एक एक करके नाम लेती हूँ, आप मंच पर आएँ। सबसे पहले मैं इन्वाइट करूँगी हिंद एलिवेटर्स अजय शर्मा जी को, प्लीज़ आप आइए। तो ये सभी हमारे सहयोगी हैं, सहयोगी पार्टनर्स, जिनके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था और यही वो पार्टनर्स हैं जो प्रयागराज को आगे बढ़ाने में योगदान भी दे रहे हैं। आगे मैं बुलाना चाहूंगी कॉन्टूसु अग्री के राजीव सिंह जी को। राजीव सिंह जी, राजीव सिंह जी। अक्षरा ऑटोटेक के अंकुर गुप्ता को मैं इनवाइट कर लूंगी, प्लीज अंकुर जी आइए। अंकुर जी ने बताया कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी आगे बढ़ रहा है और महाकुंभ के बाद भी किस तरह से निवेश सेक्टर में भी आया है, किस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बूम किया है। और अब मैं इनवाइट करूंगी होटल एडवांटेज इनके नागेंद्र तिवारी जी को, प्लीज आप भी आइए मंच पर। यश हॉस्पिटल से मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अवनीश सक्सेना जी को।
तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय संगम, जय प्रयागराज।